वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 15 मार्च है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हालांकि लेट हो गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कहीं गया हुआ था अभी डॉक्टर से मिलने ही। तो चलिए बिना कुछ लेट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज के न्यूज़ में आप लोग देखिए कि जो पीछे जो न्यूज़ कवर किया गया था, पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में 9 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। जब अल्टीमेटम दिया गया केंद्र सरकार द्वारा पंजाब सरकार को, तब ये मामले आपको सामने आए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा किनको किनको दिया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्यों यह रखना है कि जस्टिस मल्होत्रा के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसको थोड़ा सा अपडेट करके रखना। इस प्रकार की चूक में कभी भी चूक की जाती है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, तो उस पर कौन कौन से दायित्व आप कौन कौन से आपको आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, उनको कौन सा दंड दिया जा सकता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप अधिकारी बनिएगा तो आपसे यहाँ से प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर आप इस प्रकार से अनियमितताएं करते हैं तो आप पर कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं पहले भी इस पर चर्चा किया हूँ, तो बस ये करना है कि इसका जो आपको अधिकारियों की कार्रवाई होगी, लिस्ट जो फाइनली होगा उसके बाद इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए कल बैठक हो रहा था। देश को जेल बनाने वाले कांग्रेसी लोकतंत्र पर टिप्पणी न करे, या संघ जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ये बात बोली गई। तो ये देखिए अपना राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, पर यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर एक बात बोली गई है, जो लगातार समलैंगिक विवाह या इस प्रकार के विवाह से संबंधित टीका टिप्पणी होती है, तो जो हमारी सांस्कृतिक मान्यता है उसको हम लोग भारतीय मान्यता के तौर पर जानते हैं। भारतीय हिंदू दर्शन में विवाह संस्कार है और यह कोई कॉन्ट्रैक्ट या इंडिविजुअल लोगों के आनंद की चीज़ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट विवाह बहुत जगह आप लोग देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विवाह होता है और इंडिविजुअल लोगों का आनंद का चीज़ भी माना जाता है, जैसे पश्चिमी सभ्यता में है ना। और कुछ पंथों में भी कॉन्ट्रैक्ट विवाह के तौर पर देखा जाता है विवाह को। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो संस्कृति है क्या कहता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और भारतीय संस्कृति है ना, किससे जानी जाती है? महत्वपूर्ण रूप से सनातन तत्वों से जानी जाती है। जो भी सनातनी धार्मिक आधार है उसको मुख्य मान्यता के तौर पर जानी जाती है। उसके बाद और भी पंथ, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो होगा उसके आधार पर जैनों लोग अलग, सभी लोगों का अलग अलग फिर उसके बाद होगा। पर मुख्यतः हमारे यहाँ विवाह आज भी यही माना जाता है और आने वाले समय तक माना जाएगा। एक यह दर्शन है जिसमें विवाह को संस्कार या आचरण के तौर पर देखा जाता है, जहाँ पर 7 7 जन्मों का रिश्ते की बात की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? इंटरव्यू में ये सब प्रश्न अगर पूछेगा आपसे कि हाल में एक समलैंगिक विवाह को लेकर विवाद जो खड़ा हुआ है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो देखिए दोनों पक्ष अपने अपने जगह सही है। हिंदू जो सांस्कृतिक है, हमारा जो हिंदू विवाह संस्कार है वो भी सही है। और आपको जो जो आपको समलैंगिक विवाह की बात करी, मान्यता की बात करी, वो भी अपनी जगह सही है। पर हमारी संस्कृति क्या कहती है, जब तक हम इसे अडॉप्ट करने के लिए समय नहीं देंगे ना, अगर समय से पहले अगर मैंने आप लोग को जब समलैंगिकता विवाह के संदर्भ में चर्चा करा तो वहाँ पे एक शब्द यूज किया था, आप लोग को अगर याद होगा तो रिकॉल कीजिएगा। किनको याद है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मैंने वहाँ पे एक शब्द यूज किया था जिसमें यह बोला था कि कोई भी मान्यताओं को स्थापित करने के लिए ना हमारे समाज को समय दीजिए। हमारा समाज जो भारतीय सनातन संस्कृति का समाज है, या भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय भूखंड का जो समाज है ना, क्या है कि किसी भी मान्यता को स्थापित करने के लिए वक्त लेता है, वक्त। और वो जिसमें सकारात्मक पॉजिटिव बात होता है ना, वो बहुत बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर लेता है। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। अगर मान लीजिए कोर्ट का डिसीजन आ गया या मानवाधिकार के संदर्भ में चीज़ें आई हैं, ठीक ना, समलैंगिक को एक अधिकार मिलना चाहिए, तो देखिए क्या है कि एडॉप्ट जब तक सोसाइटी नहीं करे तब तक ये धरातलीय स्तर पर सही तो नहीं होगी। बस एक कोर्ट मात्र के फैसले से क्या हमारा समाज एडॉप्ट कर लेगा? तो ये समझने की बात है। और हमारे यहाँ समलैंगिकता का जो आचरण है वो पहले से भी है, ऐसा नहीं कि आज नया चीज़ है। हम समलैंगिक तौर पर पहले प्राचीन सभ्यताओं में देखते हैं, जो राजा राजाओं के साथ लोग रहा करते थे, उनके दास दासियों के साथ रहा करते थे, है ना। आपको जिसमें हम लोग
थर्ड पर्सन जेंडर की बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है पर उसका आयाम दूसरा है। तो यहाँ पर समझिएगा बात, इस एडॉप्टेशन को हम तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे हमारा समाज जब तक इसे समान धारा के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट एंड वॉच की स्थिति को क्रिएट करेंगे। इसके विकास के लिए छोटे छोटे मानक के तौर पर चीज़ों को हम लोग लाएंगे। हाल ही में देखिए आपको थर्ड जेंडर के द्वारा असम के एक गुवाहाटी प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक टी स्टॉल खोला गया, रेलवे स्टॉल, जिसको ट्रांस स्टॉल बोला गया, ट्रांस टी स्टॉल बोला गया। अब देखिए हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर क्या है, ट्रांसजेंडर हमेशा आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, रेलवे में मिल जाएंगे, रेलवे के डिब्बे में पैसे मांगते हुए मिल जाएंगे, या रोड क्रॉसिंग होता है वहाँ पर मिल जाएंगे, या अन्य शादी विवाहों में मांगते हुए नजर आएंगे। मांगते हुए नजर आते हैं ना, अभी तक आप लोग को नजर आते होंगे। पर हमने इनका आकलन किस रूप से देखा है? इनका आकलन इसी रूप से देखा है, या अपने जीवन यापन में हमने जब से होश संभाला है इनको इसी रूप से देखा है। पर एक नई शुरुआत की गई है, देखिए नई शुरुआत की गई है गुवाहाटी से। तो देखिए गुवाहाटी से शुरू की गई, तो देखिए धीरे धीरे ये समाज में बढ़ेगा, इनका आय का स्रोत बनेगा और इसका ग्लोबलाइजेशन किया जाएगा। तो देखिए ये समान धारा में आ जाएगा, तो लोग इनसे भी परचेज करेंगे सामान, तो इनको सशक्तिकरण होगा। तो ये जो मांगा करते हैं, तो क्या या फिर उसके बाद ये ऐसा काम करना प्रारंभ करेंगे? नहीं ना। तो ध्यान रखिएगा, सुधार के आयाम होने चाहिए, सुधार के आयाम होने चाहिए। हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं, और सभ्य समाज में निर्माण जब होता है ना, तो बिन और से लेकर फर्श तक ध्यान रखिएगा, सभी का यहाँ पर समान व्यवहार होना चाहिए। अब वो मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, या जो समलैंगिक विवाह के संदर्भ में जैसे इनका विवाह का अधिकार होगा, इनका भी होगा, इनको भी मिलेगा। आने वाले कुछ वर्षों में इनको अधिकार जो दिया गया है और भी बेहतर व्यापक तौर तरीके से इनको रोजगार के साधन दिए जा रहे हैं ना। तो ऐसे ही हम वेट एंड वॉच करेंगे। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछे तो क्या करना, बायस्ड होकर नहीं देना आपको, टू द पॉइंट, दोनों को अपने अपने आधारों पर आपको तुलना करना, या तो केस स्टडी के तौर पर भी आप इसे बता सकते हैं, जैसे गुवाहाटी रोल मॉडल बता सकते हैं, है ना, या आरक्षण हम लोग दे रहे हैं, ट्रांसजेंडर को महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं। तो ऐसे ही विवाहों के लिए हमें समय के साथ कुछ बदलाव करने होंगे, और उसके बाद इनको मान्यता देनी होगी। जब तक समाज, सोसाइटी एडॉप्ट नहीं करेगा इसे, तब तक हम इसमें कानूनन तौर पर, है ना, करने के बावजूद भी उनको धरातल पर नहीं ला पाएंगे। और जो कागजी होता है, ऑफिस में बैठकर कागजी ज्ञान तो दे दिया जाता है, जो मैं हमेशा परियोजना को बारे में बात करता हूँ, पर धरातलीय स्तर पर क्या देखने को मिलता है, बहुत सी समस्याएं देखने को मिलता है। क्या इनको समाज समान व्यवहार दे पाएगा? क्या समाज इसे पति पत्नी वाले दर्जा जो अन्य वर्गों में देखने को मिलता, आपको जैसे पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, या तो जो भी सोसाइटी उसमें देखने को मिलता है, क्या इनको दिया जा सकेगा? तो ये सब चीजें ना वेट एंड वॉच, समय स्थिति के आधार पर तय हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, तीसरी बार पूछताछ के लिए नहीं आए हैं तेजस्वी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में जो मामला सीबीआई ने दर्ज किया, उसमें बातें हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, लगातार व्यवस्था के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे, तो सीबीआई के पास क्या कानूनन अधिकार प्राप्त है ऐसे मामलों में? तो ये आपको थोड़ा सा जानकारी रखना है। और मैं आपको पहले भी बोला था ना, कभी याद होगा, कि मौलिक अधिकार से अधिक क्या है, आपको कर्तव्य होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए, या सार्वजनिक दायित्व सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अगर सीबीआई के पास आप नहीं जा रहे, बुलाने के बावजूद भी, और 2-4 बार नहीं जाएंगे, तो देखिए आप एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए, तो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए उसका सामना करना होगा। नहीं तो क्या होगा, लोकतांत्रिक मान्यताओं के संदर्भ में आप देखेंगे लोगों में नेगेटिव विचार जाएगा, कि हो सकता है हमारे उप मुख्यमंत्री है, आपको क्या है, इसमें कुछ संतलिप्ता होगा, तो इस आधार पर वो बचना चाह रहे होंगे। पर ध्यान रखिएगा, जब शिकंजा कसेगा सीबीआई का, अगर इस तरह नहीं जाएंगे तो मजबूरन क्या होगा, कानूनी अधिकार या उनकी गिरफ्तारी की बात की जा सकती है। देखिए कानूनी कार्रवाई करें जिनकी गिरफ्तारी भी शामिल है, अर्थात सीबीआई के पास ऐसे अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव जाएगा, इनके समर्थक सीबीआई के विरोध में आएंगे और बोलेंगे कि सीबीआई ने हम पर इस तरह शिकंजा कसा, जो हम जनप्रतिनिधि। तो ऐसे अवसर को आप आने ही मत दीजिए। कोई भी व्यवस्था आपके पास बिजी शेड्यूल हो, उसमें से कुछ समय निकालिए
और इसके बाद क्या कीजिए, आप है ना चीज़ों का सामना करने का प्रयास कीजिए। अगर आप सही है, दूध बेहतर है, आपका कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, तो आपको क्लीन चिट दी जाएगी संस्थाओं के द्वारा। अगर आप हैं तो आपको सारे सवाल जवाब किए जाएंगे। और मैं पहले भी बोलता हूँ कि संवैधानिक संस्थाओं को इसलिए छूट नहीं दी जा सकती है क्यों वो पद पर बैठे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट संविधान है। संविधान क्या डिमांड कर रहा है? संविधान संस्थाओं के सशक्तिकरण का डिमांड कर रहा है, जनता के अधिकारों के हितों की संरक्षा की बात कर रहा है। तो संविधान सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो संविधान के संदर्भ में आपको ना अपने सारे कर्तव्य दायित्व का निर्वहन भी करना चाहिए। तो यही आपको संदर्भ में प्रश्न किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहले के मुकाबले साफ हुई देश के 95 शहरों की हवा। तो देखिए, एयर नेशनल क्लीन पावर प्रोग्राम के तहत जो शामिल है 2017 का जो मुकाबले हम लोग PM10 के स्तर पर प्रोग्राम जो लाए हैं, 131 शहरों को लाना है। तो वो आंकड़ा जो है आपको ध्यान रखिएगा, कल आपको इससे संदर्भित कुछ आंकड़े देखने को मिले हैं, तो उसी में आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, नेशनल ग्रीन आपको एयर प्रोग्राम सिस्टम क्या है, इससे संबंधित सारे चीज़ों की चर्चा मैंने क्या किया है 26 अक्टूबर 2022 को कर चुका हूँ। तो इसमें देखिए, मैंने उस दिन क्या किया था आपको बस रिकॉल करा देता हूँ। अब वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या होता है, AIQ क्या, एयर इंडेक्स क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, सभी पर चर्चा मैंने किया था। भू स्तरीय ओजोन क्या है, तो मैंने पहले भी चर्चा किया था ना। उसके बाद AIQ के जो 8 प्रदूषक तत्व है उसके संदर्भ में चर्चा किया था मैंने। तो साथ ही साथ देखिए यहाँ पर उसके बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक में क्या क्या शामिल किया जाता है, पूर्वानुमान जो अनुसंधान प्रणाली उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है, BS6 उत्सर्जन मापदंड क्या है, ये भी इस पर भी मैंने चर्चा किया था। वायु गुणवत्ता का निगरानी के लिए डैशबोर्ड क्या है, इसकी चर्चा किया था। उसके बाद आप लोगों को लास्ट में क्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है जिसकी बात अभी की जाती है, नेशनल क्लीन ग्रीन एयर जो प्रोग्राम है उस क्या है, उसके संदर्भ में आपको 2019 में लॉन्च किया गया था, जो 17 के देखिए यहाँ पर बात की गई थी। देखिए 2017 के ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग को पढ़ाया नहीं गया जा चुका है। बस प्रयास यह करना है, जो आप लोग को PDF दिया गया है, और अभी हालांकि PDF आप लोग को अपलोड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? रीजन इसके पीछे यही है कि पहले PDF में सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी है, जो भी अभी चल रहा है। मैं आप लोगों को बोला ना, मिड मार्च तक अब देखिएगा, अप्रैल जैसे ही आएगा नए नए टॉपिक आने शुरू हो जाएंगे, उसके PDF अपलोड होने लगे नए नए। क्योंकि पहले जो PDF अपलोड हो चुका उसी को नए वर्जन के साथ अपलोड करना ठीक नहीं लगता है। कम मटेरियल आपके पास रहे, आप उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए, अभी ग्रीन की बात हो रही, इस पर पहले ही 28 अक्टूबर की मैंने 26 अक्टूबर को चर्चा कर चुका हूँ। क्या फिर मैं इसका PDF आप लोग को अवेलेबल कराऊँ? सोच के देखिएगा। और जो लोग नहीं PDF लिए, परचेज नहीं किए पैकेज को, क्या करेंगे, 26 अक्टूबर के वीडियो को जाके देख लीजिएगा। 2022 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली जो है, सफ़र जो है, उसकी चर्चा मैंने किया था। अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बस ध्यान ये रखना है कि आप एक्टिव मोड में कितना कार्यों को कर रहे हैं। सारी चर्चा जो की गई है पहले भी चर्चा किया। 14 नंबर पेज में चलते हैं, वहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो आपको PT फैक्ट वर्तमान में काम देंगे। तो चलिए 14 नंबर पर पहुँचते हैं, सबसे लास्ट में होगा। चलिए देखिए, यहाँ है ना, विश्व के 50 सबसे प्रदूषक शहरों में 39 भारतीय। स्विस संस्था IQ एयर के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए, उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारत के, 10 में से 6 भारत के हैं। और उसके 50 में से 39, 50 में से 39 इंडिया के हैं। 100 में से 65 में से 100 में से आपको कितने, 65 आपको इंडिया के हैं। तो आंकड़े याद रखिएगा, 6, 39 और 65। तो ये सबसे खतरनाक स्थिति सामने लाते हैं। अब विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन हो गया? पाकिस्तान का लाहौर हो गया, और दूसरे स्थान पर चीन का होतान हो गया। तो ये आपको याद रखना, इससे पहले भारत का हुआ करता था। चौथे स्थान पर और तीसरे चौथा स्थान पर भिवांडी और दिल्ली अब आ गए। तो ये आंकड़े आपको याद रखने, और आंकड़े को बहुत बेहतर तरीके से आप लोग लिखिएगा। 1, 2, 3 यही सब काम देगा PT फैक्ट में। अब देखिए, इसके अनुसार भारत की स्थिति सुधार हुई है। जो स्विट्जरलैंड की जो संस्था IQ एयर जो रिपोर्ट दिया है, उसके अनुसार बोला कि जो स्थितियां थी सुधार हुई है, भारत में लगातार सुधार हो रही है। पहले 5वें स्थान पर होता था, टॉप 5 में आता था, अब 8 में आ गया है।
तो यह वर्ष 2022 के लिए सूची जो पहले 10 स्थान में थे, चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र और तजाकिस्तान शामिल। तो इस रिपोर्ट को भी आप लोग 2022 की रिपोर्ट को देख लीजिएगा। उसके बाद भारत में पार्टिकुलर मैटर PM 2.5 प्रदूषण के लिए 20 से 30% तक परिवहन जिम्मेदार होता है, जबकि अन्य स्रोतों के लिए औद्योगिक इकाइयां, कोयले से जलने वाले बिजली संयंत्र, बायोमास, अर्थात ये सब चीज़ें आपको रहनी चाहिए, जो मैंने 26 अक्टूबर के न्यूज एनालिसिस में सारी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, चीज़ों को जाके देखिएगा और थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए। नहीं मेहनत कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में तो आप लोग को ही बैठना है ना, मुझे तो नहीं बैठना है। तो जितना मेहनत कीजिएगा, जितना बार बार रिवाइज कीजिएगा, सिलेक्शन के उतने करीब पहुंचिएगा। बस बातें बनाने से नहीं होता है। अगर यूपीएससी स्टेट PCS क्लियर करना है तो आपको उन सभी आयामों से गुजरना होगा जो एक सेलेक्टेड स्टूडेंट गुजरता है। तो वो सारी हदें पार करके मेहनत करता है। ऐसा नहीं केवल स्मार्ट स्टडी कर लेने से ही सिलेक्शन हो जाएगा या केवल हार्ड मेहनत करने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों में जब तक संतुलन स्थापित नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो बातें मैं बार बार बोलता हूँ थोड़ा सा असर उस पर लाजमी कीजिए आप लोग। और बार बार मैं बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो एक दो स्टूडेंट देते हैं, तो जो दे रहे हैं वो अच्छे बेहतर स्थिति में होंगे। जो बातें सुनते हैं केवल इधर उधर की और लगता है कि ना केवल सुन लेने मात्र से ही सिलेक्शन हो जाएगा, तो देखिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं जो आप लोग को गाइड कर रहा हूँ इसके पीछे केवल यही नहीं है कि मुझे व्यूअरशिप ही चाहिए। सिलेक्शन अगर 50 लोगों का हो जाएगा इस आधार पर, तो सोच के देखिए कितने बेहतर वर्क आप मोटिवेट होकर अन्य लोग कितने मोटिवेट होंगे। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग भी। नहीं तो 1 घंटे का वीडियो रहता है, उसके बाद आप लोग भी कमेंट नहीं करते तो कुछ अंदर से देखिए, अंदर से कुछ फीलिंग आने लगता है कि क्या यह सही है या गलत है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी चाड की राजधानी जो है लाजा मीना बन गई। इससे पहले दिल्ली हुआ करता था, तो अब ये आंकड़ा चेंज हो चुका है। तो इसे भी आप लोग थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी जो 26 अक्टूबर का न्यूज है उसके PDF को जाइएगा, वहां से आपको अक्टूबर के फाइल में होगा, जाके देख लीजिएगा, चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आहार 2023 लाइव चिकन का आयोजन किया गया। 37वें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2023 कहाँ किया गया? प्रगति मैदान दिल्ली। ये PT फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे कवर कर लीजिएगा। ठीक। उसके बाद देश में नक्सली हिंसा का 77% कमी आई, नित्यानंद राय के द्वारा बोला गया है। इस आंकड़े को देख लीजिएगा, कवर कर लेना है, क्योंकि यह कहीं आंकड़ा आपको उपयोगी हो जाएगा। क्योंकि सरकार की सफलताओं की बात की जाएगी जिस टॉपिक में, वहां पर इनकी सफलता की भी दर्शाया जा सकता है कि नक्सल संभावित क्षेत्रों को कैसे कोऑर्डिनेट किया है सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी एजेंसियां। इसके संदर्भ में आप बता सकते हैं। तो पिछले 12 वर्षों में 73% की कमी आई है, जहां पर आपको ध्यान रखना है कि 90% मौतों में कमी आई है। 90% की कमी आई है, घटनाएं होने के बाद मौतों की जो संख्या होती थी उसमें कमी आई है। अब 2022 में 45 जिलों में केवल 176 पुलिस स्टेशनों से संबंधित हिंसा की सूचना दी गई थी। वहीं 2010 में केवल 96 जो जिलों में कम से कम 465 पुलिस थानों से वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं की हिंसाओं की सूचना दी जाती थी। तो सोच के देखिएगा कि पहले 96 जिलों में ही था, अब 465 आपको पुलिस थाने से दिया जाता। अब 45 जिला है जिसमें 176 की घटनाएं आई है। तो ये सब आंकड़े थोड़ा सा रखिएगा याद। और साथ ही साथ 2010 में 1005 का सर्वकालिक उच्च स्तर से घटकर 2022 के केवल 98 रह गया है मौतों की संख्या जो है। तो ये घटनाएं घटी है तो मौत भी घटेगी, तो ये सब घटनाएं आपको आम रखनी है। कुछ अच्छे उदाहरण है तो कुछ बेहतर उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर इनके द्वारा यह भी सूचना दिया गया कि देश में अभी कितना 17,535 पुलिस थाने काम कर रही है, जिसमें से 63 थानों में कोई वाहन ही नहीं है। तो बताइए कैसे पुलिस डकैत को पकड़ा जाएगा, कैसे पीछा करेगी, कैसे शासन तंत्र चलाया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। सोच के देखिएगा। 628 कोई टेलीफोन कलेक्शन ही नहीं, तो भाई कैसे वहाँ पर चीज़ों को मोटिवेट किया जाएगा? या तो फैक्स भेजना होगा या तो बहुत से प्रशासनिक सूचनाओं का आदान प्रदान करना होगा, तो कोई भी टेलीफोन कलेक्शन नहीं होगा।
मोबाइल से किया जाता है तो मोबाइल का डाटा लीक होता है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो बहुत सी चीज़ों के लिए टेलीफोन कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर 285 वायरलेस सेट या मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 285 ऐसे थाने हैं। तो इतनी सूचनाओं के प्रौद्योगिकी की बात हम लोग करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, आधुनिक पुलिसिंग की बात करते हैं, पर धरातल पर आपको इतना है। पर आप यहाँ सवाल यहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ बहुत था तो बहुत थानों है, तो थाने में ऐसी चीज़ें 1-2 बच जाएगा, तो ऐसा क्यों बचेगा? सबसे प्रमुख मांग क्या होती है? सुरक्षा की मांग होती है। सुरक्षित रहेगा शासन, सब सोसाइटी हमारा, निवास करने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे तो देश विकास करता है। अगर मान लीजिए कहीं हिंसा होगा, बार बार हिंसा होगा, चोरी डकैती होगा, तो वहाँ पर अराजकता फैलता है और भी इससे साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत सी चीज़ें दूर तक बातें चली जाती है। तो इसलिए ये भी आपको आंकड़े नहीं होने चाहिए, मेरी राय से ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब शासन प्रशासन इस पर लगा हुआ है, बस चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखिए, संसद में घमासान को विपक्ष तैयार, अदानी और जेपीसी की मांग से नहीं है पीछे हटेगा। तो मैंने आप लोगों को याद है टॉपिक कराया था यूपीएससी जीएस पेपर 2 संसदीय समितियां, 15 फरवरी 2023 को कराया है, ये इसी साल हुआ है। तो याद रखिए उस दिन जाके सारे आर्टिकल को देख लीजिएगा, जहाँ पर बात किया गया है क्या, आपको बात किया गया जेपी संयुक्त संसदीय समिति अर्थात जेपी ज्वाइंट पब्लिक जो है कमेटी है। तो ध्यान रखिए ज्वाइंट जो संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी बात की जा रही है। तो मैंने उस दिन आपको सारे संसदीय समिति के संदर्भ में चर्चा कर चुका हूँ। तो जो लोग पीडीएफ यानी पेड ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको क्या करना है, केवल इस तारीख को जाकर पीडीएफ देख लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक ना, एक बार रिवाइज कर लेना है। और जो नहीं लिए हैं तो उनको क्या करना है, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूपीएस के प्ले लिस्ट में, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का प्ले लिस्ट 2023, उसमें जाके 15 फरवरी के न्यूज़ को एक बार देख लीजिएगा, क्या क्या बातें की गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब देखिए पीयूष गोयल ने बोला आरआर के स्क्रिप्ट राइटर भाजपा से हैं। खड़गे बोले ये ना कह देना कि सत्ता पक्ष ने बनाई है, आरआर मूवी का निर्देशन किया है। तो यहाँ केस स्टडी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि कभी सफलता किसी चीज को मिलता है, सफलता जब प्राप्त होता है तो सत्ता पक्ष उसके अधिकतम प्रयोग की बात करता है, या वह केंद्र में भी देखने को मिलेगा, राज्य में भी देखने को मिलेगा, व्यक्ति स्तर पर भी देखने को मिलेगा, कंपनी के स्तर पर भी देखने को मिलेगा, या शासन प्रशासन के विभिन्न एजेंसियों में देखने को मिलेगा। जब सफलता प्राप्त होगी तो उसका जो है ना, कहे हम लोग मलाई की बात जो कहा जाता है, क्रीम है ना, सभी लोग अपने अपने हिस्से में लेना चाहते हैं, ये सब बात कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको केस स्टडी के तौर पर आपसे यह पूछा जा सकता है पेपर 4 में जोड़कर, यूपीएससी के पेपर 4 में, तो क्या शासन प्रशासन हमारा केवल अवसरों से अवसर प्राप्त करने की मंशा रखता है, अवसर जो भी होंगे उससे अवसरों को प्राप्त करने की मंशा रखता है? तो यही उदाहरण है। अब मान लीजिए उससे पहले राजनीतिक पार्टी जो भी थी, भाजपा थी, उनको मूवी आने के बाद उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए राज्यसभा में नामित किया, मान सकते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि ऐसे अवसरों की उपलब्धियों को अपने हिस्से में लाने का प्रयास किया जाए। बात है कि अगर यह रहता, मूवी पहले आरआर जो मूवी है पहले भी बहुत से अवार्ड जीते हैं, उस समय बोल सकते थे आप, या तो जब बना है जब विश्व में बहुत से सिनेमा घरों में दिखाया जा रहा था उस समय दिखाया जा सकता था। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखिए, पक्ष अपने तरफ से सही है, विपक्ष भी अपने तरफ से सही है, ऐसा नहीं है कि पक्ष भी कभी अपने अवसरों को नहीं, इसका पूर्णतः 100% है, अधिकार होना चाहिए, विपक्ष भी अपने बातों को रखने के लिए 100% स्वतंत्र है। पर बात है कि आपके स्तर पर आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कैसे स्थिति में देने में, अब मान लीजिए आप आरआर के बहुत बड़े फैन होंगे तो इसके लिए क्या बोलिए, बहुत अच्छी बात है, आरआर का विरोध करते हो तो विपक्ष की जो बात है उसमें आप हामी भरिएगा। पर इंटरव्यू बोर्ड आके अधिकारी का नियुक्ति करेगा तो यहाँ पर ध्यान रखना आपसे संतुलित जवाब चाहेगा वो। तो ये सब केस स्टडी ही है, ध्यान रखिएगा। और आपसे कभी प्रश्न पूछ देगा, मान लीजिए आप होंगे, आप एक डीएम है, अपने एरिया के डीएम है, आप एरिया के डीएम है, मान लीजिए एरिया का नाम मैं कोई भी एरिया का ले लूँगा जो अभी आगे चर्चा में न्यूज़ में आया है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो मान लीजिए
कुड़नी एक जिला है, वहाँ पर आप वहाँ का डीएम है, ठीक है। आपका ये कर्मचारी है ना, कर्मचारी बेहतर प्रबंधन करता है, आपदा प्रबंधन। तो क्या आपका दायित्व क्या बनता है, इसको किस संदर्भ में देखिएगा, या अपनी सफलता देखिएगा या उस व्यक्ति विशेष की सफलता देखिएगा। तो देखिए, आपसे इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो आप डायरेक्ट यही बात बोलिएगा, जरूर मैं इसका नेतृत्व करता रहा हूं, पर मेरे अधिकारी या अधीनस्थ द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो सामूहिक प्रयास का देन है। इससे होगा क्या, पॉजिटिव मैसेज ये जाएगा हमारे प्रशासन में कि छोटे अधिकारियों को भी हमारा जो पदस्थ जो उच्च पदों पर बैठा व्यक्ति भी मोटिवेट कर रहा है, तो और भी कार्य करने के लिए लोग प्रेरित होंगे। और इस प्रकार का जवाब जब दीजिएगा ना, तो इंटरव्यू बोर्ड के लोग बहुत खुश होंगे। आपको आपको है ना, एक अधिकारी के तौर पर नज़र में देखने लगेगा, नहीं अधिकारी के गुण इसमें है कि अपना है ना, अपने हित नहीं देख रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए सभी में। तो ये ध्यान रखिएगा, केस स्टडी के तौर पर ऐसे यूज किया जा सकता है। अब देश में अमेरिकानो और उसके सब वेरिएंट मौजूद है, सरकार ने माना है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से रहिएगा आप लोग, सभी अमेरिकानो और जो भी पार्ट इसके हैं, जैसे सब अमेरिकानो वेरिएंट सब प्राप्त है यहाँ पर। जीनोमिक्स कॉन्ट्रीज द्वारा विश्लेषण किया गया, उसमें चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया में आपको कोविड के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बच के रहना भी है, इधर उधर ज़्यादा उछल कूद नहीं करना, थोड़ा सा मास्क लगा के घूमिए और भी चीज़ें कीजिए। चलिए, अब एक केस स्टडी और आप लोग को है। उत्तराखंड विधानसभा में माइक तोड़ा गया, प्रतियां फाड़ी गई, सभी कांग्रेस विधायकों को क्या निलंबित किया गया। यार बिहार में क्या हुआ, माइक यहाँ भी तोड़ा गया, भाजपा विधायक को निलंबित, हंगामा हुआ, किया गया। तो अब यहाँ बात आता है केस स्टडी के तौर पर। क्या केस स्टडी आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको इंटरव्यू बोर्ड में या तो एथिक्स पेपर 4 में पूछा जा सकता है, सॉरी पेपर 4 में पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है वहां से कि क्या जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो इतना उसको अधिकार प्राप्त हो चुका है कि जो कानूनन जो संवैधानिक मान्यताएं उसके विरुद्ध जाकर काम करे। आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही संदर्भित रूप से मैंने आप लोगों को हेट स्पीच पढ़ाया है ना, हेट स्पीच में कुछ टर्मिनोलॉजी बताया था, किस लिए हेट स्पीच में मौलिक अधिकार से अधिक संसद या विधानसभा में जनप्रतिनिधियों को बोलने का स्वतंत्रता देना चाहिए। मैं पॉलिटी की क्लास में पढ़ाया आप लोगों को, कितने लोगों को याद है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वहां पर मैंने बताया था क्यों दिया जाना चाहिए, उसी का अधिकतर लाभ ये लोग लेते हैं कि इस सीमा का एक कोई सीमा होता है ना, हर चीज का सीमा है। ऐसा नहीं कि आपको अधिकार दे दिया गया है तो आप इस सीमा को लांग कर है ना, अर्थात इस सीमा को कहने का मतलब है, एक सेकेंड, एक सीमा दे दिया गया, आपको असीमित बोलने का अधिकार दे दिया गया, मौलिक अधिकार से विपरीत, अर्थात संसद या विधानसभा में असीमित दायरे से आप अपनी बातों को रख सकते ताकि जनहित के संदर्भों को अच्छे तरीके से आप पटल पर रख सके, ठीक है। तो आपके लिए एक सीमा निर्धारित कर दिया है भाई, ये भी एक सीमा, इससे बाहर नहीं जाना है। जैसे आपको संसदीय कार्य है, जो विधानसभीय कार्य है उसको मर्यादित रूप से संचालित करना है। आरोप प्रत्यारोप इस हद तक नहीं आ जाना चाहिए जहां पर हिंसा का प्रभाव हो जाए, या तो इस प्रकार से जो भी कानून बनाई गई है, संसद का कानून है और विधानसभा का कानून है, विधानमंडल का कानून है ना, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, नैतिक जवाबदेही आप पर होनी चाहिए। तो ये सब दायरा बनाया गया है। तो इस दायरे का उल्लंघन करके आप अगर माइक तोड़िएगा तो विशेषाधिकार हनन करिएगा, तो ये चीजें क्या होगी, तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा। तो अब इसके लिए कुछ चीजें याद रखनी है कि शक्ति और क्या है सदन के नेता के द्वारा, क्या होता है विधानसभा के, जो विधानसभा के या विधानमंडल के जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा विधान परिषद, उनके अध्यक्ष और सभापति को क्या शक्ति प्राप्त होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो शक्ति प्राप्त है, सदन की कार्रवाई सुचारू संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति। अब इस पर कोई भी नियम यह बना सकते हैं। उसके सदन की गणपूर्ति कोरम के अभाव में स्थगित करने का अधिकार होता है इनको। समान स्थिति में मत नहीं देता है, लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देता है, ये सब अधिकार उनको है। या तो यह निर्णय करता है कि धन विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अशिष्ट आचरण या सदन के विशेषाधिकार उल्लंघन करने वाले सदस्यों को निष्कासित कर देता है, इसलिए निष्कासन आपको देखने को मिला होगा। तो यह विधानसभा अध्यक्ष का शक्ति के तहत आता है। कोई भी असंवैधानिक रूप से मान्यताओं को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, वो सदन हो
विधानसभा हो या लोकसभा का सदन चल रहा, राज्यसभा का सदन चल रहा, या आपको राज्य में विधानसभा परिषद का भी सदन चल रहा हो, अर्थात हमारा जो केंद्र के स्तर पर जो सदन है और राज्य के स्तर पर जो सदन है, उस पर कोई भी असंवैधानिक मान्यताओं को स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी भी प्रश्न, प्रस्ताव या संकल्प को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति होता है। आवश्यकता पड़ने पर सदन के नियम में निलंबित करने की शक्ति होती है। अब ऐसा आवश्यकता पड़ेगा, नहीं भी नियम है तो अतिरिक्त नियम बनाकर इनको निलंबित किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची में उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य के निहर्ताओं के उठे सवालों का, विवादों का निपटारा करता है अध्यक्ष जो होगा। साथ ही सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति उनके कार्यों का निरीक्षण भी करता है। वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति और समान परियोजना समिति का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के कार्य और आचरण से विधानसभा की चर्चा नहीं की जा सकती, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए अब इसको क्या किया, विशेषाधिकार हनन पर निष्कासित किया गया ना, तो अब सदन में है ना, विधानसभा में इस कार्य और आचरण के लिए, अध्यक्ष के कार्य और आचरण के लिए आपने ऐसा क्यों किया, इस पर बहस नहीं हो सकती है, चर्चा नहीं हो सकती। भाई तुमने विरोध प्रदर्शन किया, उन्होंने सब विवेकीय शक्ति का प्रयोग किया, तुम लोग को निष्कासित कर दिया, अब जाइए आराम कीजिए, 10 दिन 15 दिन सदन से बाहर रहिए। तो ये अब इसे है ना क्या अलोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि अध्यक्ष ने अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का आरक्षण किया। जो संसद का सत्र चल रहा है या विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो वहाँ पर अध्यक्ष ने ऐसा निर्णय लिया क्योंकि इससे एक माहौल बन गया कि हाँ, कुछ अराजक जो व्यवहार कर रहे थे वो बाहर हो जाएंगे, अब संसद कार्रवाई सही चलेगी। तो ध्यान रखिएगा, इस आधार पर इनके आचरण को कभी भी प्रश्नगत नहीं कहा जा सकता है। जब इनको लगेगा, क्योंकि सभी लाइव होता है, आप लोग स्वयं देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पेपर पूरा छिटा हुआ है सदन में, तो यहाँ पर उत्तराखंड की स्थिति ऐसी थी और बिहार में ऐसी थी। तो थोड़ा सा अच्छे से केस स्टडी को देख लीजिएगा। अब बिहार में एक राज्यपाल है, बिहार के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, राज्यपाल और सह कुलपति राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर, याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि शिक्षा में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर वास्तविक स्थिति पर क्या है ये भी सभी लोगों को पता है, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। पर बात यहाँ एक नई चीज उभर कर आई है और बहुत बेहतर है। क्या है उसे हम लोग देखेंगे कि बिहार के छात्रों के पलायन पर सीनेट ने गंभीर चर्चा की गई। क्यों, क्या कारण कमियां हैं जो प्रदेश में 12वीं के बाद अन्य प्रदेशों में जाकर नामांकन ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, ऐसे कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कुलपति ने सोमवार को, अर्थात राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर, ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के सीनेट की बैठक को संबोधित करे। सीनेट करने मतलब एक समूह होता है जो इसी संदर्भ में कार्य करेगा, कैसे विश्वविद्यालय प्रशासन काम करेगी, कैसे उसमें आवंटन लाना है या कौन सुधार करने, तो एक सीनेट बनाया जाता है, एक समूह बनाया जाता है, तो उसकी बैठक। और ये ध्यान रखिएगा, पहली बार बिहार में पहली बार किसी विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल सह कुलपति ने की है। तो देखिए 75 साल आज़ादी हो गया है और बिहार में अभी तक कोई भी ऐसे राज्यपाल नहीं हुए जो शिक्षा को लेकर जो विश्वविद्यालय सीनेट बनाया जाता है उस पर आके अपनी बैठकें आयोजित की जाए। पहली बार राजेंद्र विश्वनाथ अलेलकर के द्वारा किया गया है। तो डायरेक्ट अगर राज्यपाल कुलाधिपति अगर आएंगे तो प्रशासन सही हो जाएगा ना। ध्यान रखिएगा, केवल अब मान लीजिए, सिंपल सा आप समझिएगा, एक छोटा सा पंचायत, अपने पंचायत को ले लीजिए, अपने गांव का पंचायत को ले लीजिए। अब यहाँ पंचायत के लिए व्यवस्थाएं बनी हुई, कार्य कर रहा है, जो भी शक्ति उसके पास है कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे एक डीएम आता है, डीएम आता है, इसमें बैठकों में केवल भाग लेता है। तो डीएम, तो ये पंचायत बेहतर काम करेगा, अच्छे तरीके से काम करेगा। मान लीजिए इस डीएम के आने के बाद 10% एक्स्ट्रा इंक्रीज होता है। अब सीएम मान लीजिए इस बैठक में कभी आ जाते हैं, जब भी बैठक हो रहा है तो सीएम क्या, अगर उनका दौरा उस क्षेत्र में हो रहा, चलो हम देखते हैं आज इस पंचायत की बैठक में क्या बातें हो रही, तो तुरंत इसका इंक्रीजमेंट हो जाएगा 25 से 50% कार्य करने की गति को। अब मान लीजिए कोई पंचायत की बैठक चल रही है और पीएम का दौरा क्या है, उस क्षेत्र में है, उस पंचायत वाले क्षेत्र में है, मान के चलिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पंचायत में क्या क्या काम धरातलीय स्तर पर, पीएम इस बैठक में शामिल हो जाते हैं। पर ऐसा कहीं नहीं है कि सीएम और पीएम आके शामिल होंगे, मैं एक व्यवहारिक बात बोल रहा हूँ। तो इनका काम है ना, कितना होगा, 100% तक इंक्रीज हो जाएगा कि भाई। और ये
हर सर्टेन टाइम पर मान लीजिए कहीं दौरा हो रहा है, सीएम का पीएम का दौरा हो रहा है, तो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जाके एक बार उनका हाल चाल ले लेंगे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, लोग हैं, अब डी सीएम से नीचे के जो अधिकारी होंगे, पीएम से नीचे के जो अधिकारी होंगे, अब जब दौरा होगा तो सारे लोग एक्टिव मोड में काम करेंगे। अब सीएम का दौरा हो जाएगा तो सीएम के नीचे के अधिकारी होंगे, सभी एक्टिव मोड में काम करेंगे। तो लाभ किसको मिलेगा? लाभ हमारे उस क्षेत्र के लोगों को ही प्राप्त होगा ना। तो ऐसे ही समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर सीनेट का बैठक, आपको सीनेट तो बना दिया गया है कि हम विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रशासन, शासन प्रशासन, उससे संबंधित चीजों की चर्चा करेंगे, पर उसकी बैठक में आज तक कुलपति आया ही नहीं, कुलाधिपति जो है वो आया ही नहीं, अर्थात राज्यपाल आए ही नहीं। तो सीनेट कैसे काम करेगा? सीनेट आसपास के जो अधिकारी है उसके गठजोड़ का कारण बन जाएगा। अब मान लीजिए कभी भी 6 महीना, 3 महीना, 5 महीना या कोई भी सर्टेन टाइम पर आप राज्यपाल इसके विजिट करेगा और विजिट करेंगे, बैठक में शामिल होगा। अब ऑनलाइन होता है, बस हो जाए तो क्या होगा, सारा सीनेट अपनी जवाबदेहिता तय करना शुरू कर देगा। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा ना ऑटोमेटिक, तो छात्रों के हितों में कार्य होगा। कोई भी कितने दिनों तक भाग सकता है? सोच के देखिएगा, अधिकारी है, कर्मचारी, कोई भी रहे, अपने दायित्व से कब तक भाग जाएगा? अब राज्यपाल आके बैठ रहे हैं आपके बैठक में, तो आपके पास तो ऐसे ही विकल्प समाप्त हो जाएंगे ना ना कहने के। तो यहाँ ध्यान रखना है कि शासन प्रशासन को अगर बेहतर बनाना है तो मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए। केवल आप दिशा निर्देशन आके समय समय पर ही दे दीजिएगा तो सारे सिस्टम सही हो जाएंगे, पर हमारे यहाँ वो भी कमी देखने को मिलता है। सोच के देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार बैठक में लेता है हमारा जो भी राज्यपाल है। अब इनको शिक्षा व्यवस्था में कार्य सुधार ऑटोमेटिक अगर 2-4 दफ़ा और ले लेते हैं बैठक में भाग, तो यही आपको ध्यान रखना है। और बाकी चीज़ें आपको कहानियाँ यहाँ लिखी हुई है, तो थोड़ा-सा जाके देख लीजिएगा, ठीक ना? चलिए, भोपाल गैस पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा नहीं दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्यूट याचिका। और ध्यान रखिएगा, पीड़ितों के लिए बीमा पॉलिसी नहीं बनाए जाने पर केंद्र को फटकार भी लगाई है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको पहले भी कुछ माह पहले भी मैंने इस पर एक बार चर्चा किया था, पिछले साल 2022 के जब आया था ये जो पिटीशन दायर किया गया था उस समय। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1989 के इंडियन कार्बाइड के लिए 715 करोड़ के मुआवजे के एवज में यह समझौता की अतिरिक्त मांग की जा रही है, जो वर्तमान में कितना है ध्यान रखिएगा, 7844 करोड़। ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त मुआवजा की बात की गई है। तो यहाँ पर चलिए 2-3 क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन जो था उसमें किस गैस का लीक हुआ था? यह कब घटना हुआ था? इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसके बाद इसमें किस व्यक्ति का नाम सबसे आया था जो भागा था देश से बाहर, उसका नाम भी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब टीम की तरह काम कर रहे हैं सरकार और न्यायपालिका, किरण रिजिजू हमारे कानून मंत्री, उनके द्वारा बोला गया है। तो ऐसी ही संस्थाएं नहीं होती है। देखिए, वाद प्रतिवाद और संवाद का दौर होना चाहिए। वाद प्रतिवाद लगातार होते हैं, पर संवाद का भी स्तर बना रहना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, तो यही बातें लगातार संस्थाओं के संदर्भ में भी बोली जाती है, तो थोड़ा एक्टिव मोड में इसको देख लेना है। अब देखिए, वही सीनेट वाली चर्चा यहाँ भी है, बिहार में कुलपतियों के कामकाज पर होगा मूल्यांकन, कई पर गिरेगा गाज। तो वही जो बैठक में भाग लिए ना राज्यपाल, तो इसके बाद देखिए बहुत से है ना जहाँ पर बार बार चर्चा होता है कि जैसे मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण है, तिलका मांझी भागल विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से अन्य विश्वविद्यालयों काम काज को लेकर लिखित शिकायतें मिलती रहती है। तो ऐसी बैठकों में अगर भाग लेंगे राज्यपाल, तो क्या होगा, विद्यार्थियों को जल्द से जल्द बेहतर सुविधाएं प्राथमिकता देने की बात की जाएगी और बेहतर काम होगा। तो तत्कालीन राज्यपाल जो कुलपति फागू चौहान द्वारा नियुक्त की गई थी, जो जल्दबाजी में की गई थी, उसकी गड़बड़ियों की भी चर्चा की गई है। तो ये सब बातें आपको लगातार देखने को मिलेंगे सुधार को लेकर। तो चलिए देखते हैं कब तक कितना सुधार किया जाता है। अब देखिएगा, जो फ्रेट कॉरिडोर है इसको याद रखिएगा, शुरू हो गया है। जो माल ढुलाई को लेकर देश में सबसे बड़े रेल लाइन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है, पूर्वी हिस्से का मालगाड़ी नियमित संचालन हो गया है। तो याद रखिएगा, दादरी से मिर्जापुर चुनार तक ये मालगाड़ी संचालन प्रारंभ किया गया है। तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आंकड़े दिए गए हैं। अब पहले जो 25 किलोमीटर औसतन कॉरिडोर में गाड़ियाँ चला करती थी, जहाँ पर रेलवे गाड़ी अर्थात जो पैसेंजर गाड़ियाँ होती थी, जो हम लोगों को लेकर चलती थी,
और ये मालगाड़ियाँ हो, दोनों साथ में चलती थी। अब मालगाड़ियों के अलग कॉरिडोर बना दिया, केवल उस पर मालगाड़ियाँ ही जाएगी, ठीक ना। यहाँ पर उनका स्पीड कितना होगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल्द से जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुँचेगा, तो सामान खराब नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, ये सब चीज़ें बेनिफिट होगा। तो ध्यान रखिए, दादरी से मिर्ज़ापुर चुनाव के लगभग 750 किलोमीटर ठंग के ईस्ट वेस्ट जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है वो मालगाड़ियाँ चलेगी। तो कितना, 750 किलोमीटर तक। तो यहाँ ध्यान रखना है। इससे लाभ क्या होगा ये भी आप लोग को देख लेना है। आपात स्थिति में यात्री ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। अगर मान लीजिए स्पेशल डेडिकेटेड हो गया है, तो मान लीजिए जो रेलवे अभी चल रही है, सामान रेलवे जो जिसमें पैसेंजर ट्रेन चलती है, एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, सुपर फास्ट चलती है, उसमें कहीं दुर्घटना हो गया है तो इस ट्रैक का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे शताब्दी, वंदे भारत, तेजस सहित सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की गति बढ़ेगी इस डेप्थ कॉरिडोर से। दिल्ली हावड़ा रूट मालगाड़ियों की जो EDFC पर चलेगी। मनिकापुर याद रखिएगा की तरफ से आने वाली मालगाड़ी इदारतगंज स्टेशन पर आएगी। ये सब आंकड़े बताए, लाभ बताया गया क्यों है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपको है, देखिए सूबेदारगंज नाम याद रखिएगा, प्रयागगंज का, अर्थात जो इलाहाबाद पहले हुआ करता था, अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर प्रयागराज के सूबेदारगंज में जो एशिया का सबसे बड़ा कमांड कंट्रोल है, वहाँ पर गाड़ियाँ जो मॉडरेटिंग की जाएगी इस कॉरिडोर का। तो ये आपको याद रखना है, सूबेदारगंज। PT फैक्ट में पूछ सकता है। वर्तमान में कहाँ कहाँ स्टार्ट हो चुका है, आंकड़े इसको भी याद रखना। पंजाब में 88 किलोमीटर, हरियाणा में 72, उत्तर प्रदेश में 1078 किलोमीटर, बिहार में 239, झारखंड में 195 और बंगाल में 203 किलोमीटर की लाइनें कार्य प्रारंभ कर चुका है। तो आंकड़ा याद रखिएगा। ये डेप्थ कॉरिडोर कितना है, जो ईस्ट जो आपको वेस्टर्न DFT है, जो EDFT है, सभी का आंकड़ा याद रखिएगा। 1875 किलोमीटर का EDFC आपको कॉरिडोर है, अर्थात रेलवे जो ट्रैक है आपको कितना किलोमीटर, 1875 किलोमीटर का है, जिस पर संचालन टोटल किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, आपको PT फैक्ट याद देगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संस्थागत सुधारों का समय है। तो मैंने आप लोग पहले भी बहुत बार इस पर चर्चा कर चुका है कि 75 वर्ष जो हम लोग स्वतंत्रता का दौर मना रहे हैं, उसमें संस्थाओं की भूमिका कैसे हो सकती है। तो 2-3 लोगों का नाम याद रखिएगा। जैसे अरस्तु ने कुछ विचार दिए थे। जैसे अरस्तु क्या बोलता था, अरस्तु ये बोलते थे कि जहाँ तक स्वतंत्रता और समानता का प्रश्न है, तो कुछ व्यक्तियों की दृष्टि में यह मुख्य रूप से लोकतंत्र में ही पाई जाती है और इनकी प्राप्ति तभी संभव है जब सरकार में सभी लोग समान हिस्सेदारी होगा। तो ये बातें इनके द्वारा की गई थी। तो हिस्सेदारी, समान हिस्सेदारी की बात की जाए तभी तो हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा एक व्यक्ति एक वोट जैसी संकल्पना को बढ़ावा दिया है। वहीं बेंजामिन डिज़रायली है, उनके द्वारा यह बात बोली गई थी, व्यक्ति जो है समुदाय के निर्माण हो सकता है, समुदाय का निर्माण हो सकता है, किंतु यह संस्थान ही होते जो किसी राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, याद होगा कि हमारे देश का निर्माण तभी होगा जब बेहतर प्रबंधन की व्यवस्थाएं एजेंसियों के द्वारा की जाएगी, जिसका अधिकतम लाभ किसको मिलेगा, जनता को मिलेगा। तो जनता के लिए बेहतर कार्य प्रबंधन करने के लिए जितने एजेंसियां बेहतर तरीके से काम करें, देश उतना सशक्त होगा। ये बेंजामिन डिज़ायली का कथन था, जो मैं बार बार आप लोगों को पहले भी बोलता था। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं ना, कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखने होंगे। तो याद रखिएगा, ये सब चीज़ें राइट डाउन करिएगा आप लोग। और देखिए, एक बार वर्ग के पास बड़े समानतापूर्वक व्यवहार करने के संघर्ष करना पड़ रहा अभी भी। पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सामाजिक अवसंरचना सुनिश्चित करने के लेकर कामकाज और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक लागू होती है। तो सभी जगह ये मिली जुली है। तो वक्त अभी है, क्यों हम लोग 75 वर्ष के दशक के दौर पर जाएंगे। 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं और जल्दी हम लोग 100 वर्ष में जाएंगे। तो देखिएगा, इसलिए यह जो 25 वर्ष का जो दौर है ना, यही सही समय है। जो 75 से लेकर 100 तक हम लोग दायरा तय करेंगे, इस 25 साल में हम उन सभी आधारों को स्पष्ट कर सकते हैं, आधारों को स्थापित कर सकते हैं, जो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र को लोकतांत्रिक व्यवहार के रूप में भी कायम करवाएगा। तो ध्यान रखिएगा, केवल लोकतंत्र को हम किताबी ज्ञानों तक ही सीमित रखेंगे तो ये सही नहीं है, उसे लगना चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट है ना, न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, है ना, ये कॉन्सेप्ट है ना। वैसे ही लोकतंत्र केवल है ना होना नहीं चाहिए, इसे व्यवहार में जीना चाहिए।
और मैं एक लाइन भी आप लोग को बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि एथिक्स मोरालिटी है ना, एथिक्स और मोरालिटी की जो बात की जाती है केवल किताबों तक सीमित न होकर आपके मानवीय व्यवहार में वो झलकनी चाहिए। मैं ये बार बार आप लोगों को पहले भी बोला हूँ, ये नई बात नहीं है। तो ऐसे ही हमारे संस्थाओं को सशक्त होकर काम करने की जरूरत, जिससे संस्थागत जो मांगे हैं ना उसको हम लोग बढ़ावा दे सके और जो डिमांड है जनता की उसकी पूर्ति की जा सकती और एक आधार को दिया जा सके। देखिए भीषण गर्मी, बढ़ती चुनौतियां हैं, पहले भी चर्चा की जा चुकी है, तो इतना अतिरिक्त बातें नहीं, बहुत सी बातें यहाँ पर इधर उधर की गई है, तो इसको थोड़ा सा आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं पढ़ना, सभी चीज़ें हैं जो उसको पढ़िए। अब याद रखिएगा, बाजार में कठपुतली बने हैं हम। बाजारवाद और हम कहाँ हैं, तो इस पर जब भी प्रश्न आएगा, बाजारवाद और हम अर्थात बाजारवाद समाज कहाँ है बाजारवाद के दौर में, या बाजारवाद के दौर में हम कहाँ हैं, हमारी मान्यता कहाँ है, कभी इस प्रकार के कभी प्रश्न आएगा तो ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल आपको बहुत मंथन जो किया गया है लेख के रूप में, तो ये बहुत ही काम देगा आपको। बाजार की कठपुतली बने हैं हम, कैसे बने हैं हम, कि जो भी देखिए संस्थाएं, इसका अर्थ यह हुआ बाजारवाद उपभोक्ताओं के दौर में जी रहे हैं हम, तो इसका अर्थ यह कहा जा सकता है कि आज उपभोक्ता यानी किसी भी वस्तु का उपयोग करने वाला ही राजा है। खास बात यह है कि बाजारवाद के इस दौर में उपभोक्ता की जरूरतें आगे बढ़कर आयाम कहते केंद्र में रखकर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे एक सेकेंड रुक जाइएगा, जैसे हम लोग यूजर फ्रेंडली कोई चीज़ें बनाते हैं, जैसे ऐप हो, मोबाइल हो, या तो कोई भी हम इनोवेशन करते हैं तो यूजर फ्रेंडली वो बात करते हैं, कस्टमर फ्रेंडली बात करते हैं, कस्टमर जो भी होगा कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए, ये सब कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं ना। तो ये क्या हुआ कि हम अपने बाजार को, एक सेकेंड भाई साहब, तो याद रखिएगा बाजारवाद के संदर्भ में ये समझिएगा, जब बाजार की वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति विशेष के आयामों से डिपेंड होने लगे, बाजार में वस्तु वैसे ही बनेगा जो व्यक्ति का डिमांड होगा, अर्थात वो किस प्रकार से इस व्यक्ति का फ्रेंडली बनेगा, कस्टमर फ्रेंडली होगा, यूजर फ्रेंडली कैसे होगा, या ह्यूमन फ्रेंडली किस रूप से बनाया जा सकता है, ताकि एक वस्तु को उसके अनुसार, अर्थात एक नामक कोई वस्तु है उसका उपयोग से अधिकतम उपयोग वो व्यक्ति बी कैसे करे, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, तो ये बाजारवाद की श्रेणी में आता है। और इसको और प्रमोट करने के लिए क्या आता है, एन के पराक्रम तकनीक अपनाया जाए, जैसे इसका इतना प्रचार किया जाएगा कि बाजारवाद के संदर्भ में आप उसको बार बार देखिएगा, कुछ ऐसा स्लोगन होगा जैसे आप देखते होंगे बाजारवाद का ही है ना, कि जैसे होली त्यौहार हो या कोई फेस्टिवल हो तो चॉकलेट बोलता है कि आप रिश्ते में जाते हैं, दीपावली में क्या बोलता है, डेयरी मिल्क क्या बोलता है कि किसी के पास जाइए तो गिफ्ट लेके चॉकलेट ही लेके जाइए। तो क्या हमारी संस्कृति में चॉकलेट जैसी अवधारणा थी? अगर हम किसी से मेल मिलाप करते थे तो पहले क्या लेके जाते थे, पहले मिठाइयाँ लेके जाते थे, या तो ड्राई फ्रूट्स लेके जाते थे, कपड़े लेके जाते थे, और अब केवल क्या बोलता है कि चॉकलेट लेके जाइए। रक्षाबंधन में क्या बोलता है, चॉकलेट दीजिए, बिना चॉकलेट के हम तुम्हारा आपकी बहन खुश नहीं होगी, बहुत सा ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता होगा आपको। तो क्या कहता है, वो बाजारवाद के संदर्भ में आपकी मानसिकता को चेंज कर दे रहा है, कि अब हम वो बहन अपेक्षा करेगी कि आप बड़े बड़े चॉकलेट्स के गिफ्ट रेपर उनको दीजिए, गिफ्ट पैक दीजिए बड़े बड़े महंगे महंगे, अगर नहीं दीजिएगा तो लड़ाई करेगी, आपका बाल कान सब नोचेगी वो। तो ये बाजारवाद का ही प्रभाव। यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, एक प्रचार आपको कुकर के बारे में आता है, कुकर और उसके बारे में, कि अगर जो पति अपने पत्नी से करे प्यार, ये कुकर के बिना है अधूरा उसका प्यार। ये कोई कुकर के संदर्भ में होता है ना, मैं नहीं बोल सकता, नहीं तो मुझ पर कॉपीराइट केस ठोक दिया जाएगा, आप समझ जाइएगा कि उस स्लोगन में यही बातें बोला जाता है कि पति उस पत्नी से अधिक प्यार करता है जो इस कुकर को लेके जाता है, अर्थात पति पत्नी के आपसी प्रेम को है ना ये कुकर डिसाइड कर रहा है। अगर ये कुकर उस पत्नी को नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो पति प्यार नहीं करता है, यही बाजारवाद है। अब आपका उदाहरण मैं दूं, आप जो पति पत्नी है तो सोच के देखिएगा, आपको गहना नहीं मिलेगा, कि कौन सा गहना, कोई खास ब्रांड का, अगर मान लीजिए टाटा आप यूज करते हैं, उसके बाद कोई एक और भी
टाटा कंपनी है, कोई और भी कंपनी आ जाएगी और कोई भी ऐसा कंपनी आ जाएगी, तो ए बी कंपनी है, पहले ए को आप यूज करते हैं, आपके पति ए कंपनी को बहुत पसंद करते हैं, तो आप क्या डिमांड करते हैं, बी या सी को डिमांड करते हैं। अगर आपका बी या सी का कंपनी का अगर आपके पति गहना नहीं देते हैं तो आप नाराज होते हैं। इसका मतलब क्या, उसने ऐसा मोटिवेट कर चुका है आपको कि आपके पति के द्वारा दिया गया गिफ्ट के संदर्भ में उसका प्यार या तो उसका जो भावना है वो नजर नहीं आ रहा है, पर उस कंपनी के प्रचार आपको ज्यादा मोटिवेट कर रहा है। यही बाजारवाद है और ये हर जगह आपको मिलेगा, स्कूल से लेकर, शिक्षा से लेकर, जन्म से लेकर मरण तक, है ना। आपको ये नजर आएगा बाजारवाद। जैसे जन्म के समय हम क्या देते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो उसमें बच्चों का डायपर होता है, तो डायपर में भी देखते हैं बहुत सी कंपनियां, तो कुछ कंपनियां माँ से जोड़ के जोड़ती है। अब देखिए बच्चों के विकास में हॉर्लिक्स की बात की जाती है ना, परीक्षा के समय हॉर्लिक्स जो पिएगा तो क्या होगा कि वो हॉर्लिक्स पिएगा तो बच्चा प्रबुद्ध हो जाएगा। तो हमारे योग सिस्टम है, योग सिस्टम पर कभी बात करता है, तो आप सोच के देखिएगा, कोई खाद्य पदार्थ पी लेने मात्र से उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी। एक कारक हो सकता है, मान सकते हैं एक कारक बन सकता है, पर एक मात्र कारक तो नहीं हो सकता है। यही बाजारवाद है। तो अब इसके लाखों उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। इस माया जाल से निकलिएगा आप लोग, और केवल ध्यान यह रखिएगा, आपका आधार क्या है। आपका आधार यह है। अब देखिए नारियों के संदर्भ में कुछ बातें की जाती है, जहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जैसे ये दिल मांगे मोर, डर के आगे जीत है, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको देखने को ऐड में मिलता होगा ना। तो यहाँ बात की जाती है, जज्बा की बात की जाती है। यहाँ पर देखिए एक महिला को परफेक्ट मॉम से लेकर सुपर मॉम तक के दर्शाते हैं, और इसके बाद महिला के लिए हाँ मैं परफेक्ट हूँ, नहीं हूँ, या फिर इम्पैक्ट ऑफ नॉट टू बी परफेक्ट का विचार दिया जाता है, अर्थात इट्स ओके नॉट टू बी परफेक्ट की बात की जाती है। अर्थात अच्छा चलो मैं सही नहीं हूँ पर मैं परफेक्ट टू बी परफेक्ट की बात करता है, यहाँ पर विचार देता है। तो यहाँ पर देखिए बात यह है कि इस संदर्भ में ये भी तो बातें हो सकती है ना, उपभोक्तावाद संस्कृति के मूल हम बाजारवाद के आगे नतमस्तक होकर चुकाते हैं। देखते होंगे अपनी संस्कृति तक को। एक ऐड मैंने देखा था, बहुत बेहतर ऐड था, कि मंदिर में कोई महिला जा रही है, जो आपको ये ड्रेस का नाम मैं तो नहीं जानता हूँ, पर इतना जाना वो महिला थी, अपने घुटने के ऊपर का ड्रेस पहनी हुई थी, और वो जो हाथ का बंडी होता है उसके नीचे का वो खुला हुआ था। वो कपड़ा क्या होता मैं नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं इस समय में थोड़ा सा कच्चा खिलाड़ी हूँ। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस कपड़े को पहन के जाती है मंदिर में, उसका था ठेवना से नीचे सारा नजर आ रहा था, हाथ पूरा नजर आ रहा था, उसका बैग जो होता वो भी नजर आ रहा था। इस प्रकार के वो कपड़ा पहन के मंदिर में जाती है। तो वहाँ का पुजारी जो था मना करता है कि मैम आप इस प्रकार के कपड़े पहन कर नहीं आइए। तो उनको बुरा लग जाता है उस महिला को, और पंडित से ना वो पुजारी जो होते हैं उससे बहस करने लगता है, बोलने लगता है महिला अधिकार के बारे में, महिला ज्ञान के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में, मुझे रहन सहन के बारे में, अपने कपड़े पहनाव के बारे में, ये सब बातें करने लगता है। तो तो उसके वो आती है गुस्सा के, पूजा नहीं करती है, और गुस्सा के अपने घर आती है, अपने पति से घटना बात बोलता है। तो पति क्या बोलता है, पति बोलता है एक बात बताओ, तुम बार बार जाते हो ना, बार अर्थात जो रेस्टोरेंट होता है, बार होता है, बहुत से ऐसी जगह बार होता है जहाँ पर ड्रेस कोड अपनाया जाता है, जहाँ पर वेस्टर्न ड्रेस पहन के आना होता है। तो क्या आप वहाँ पर पहन कर जाते हो संस्कृति वाला ड्रेस, साड़ी पहन के जाते हो? बोले नहीं। तो फिर जब वहां पर ये बातें बोली जा सकती है, वहां पर आप विरोध नहीं करते हो, तो फिर मंदिर में विरोध क्यों करते हो? तो मंदिर में विरोध इसलिए किए कि आपने बाजारवाद को बहुत हावी से देख चुका है। तो हमारी संस्कृति क्या बोलती है कि पूजा आचरण है ना, पूजा आचरण में शुद्धता होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए। तो शुद्धता के संदर्भ में हम आकलन कैसे करते हैं कि एक महिला या पुरुष किस रूप से अपना व्यवहार अपने मंदिर में लेकर आए, रहन सहन उसका शुद्ध हो, संसार सरल और सादा हो, ये सब चीजें होती है ना। तो बाजारवाद ने कहाँ तक प्रभाव छोड़ा आप देखिएगा, कि पूजा अर्चना, और ये सभी लोगों के सभी धर्मों में होता है, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म में ये बातें हो रही है। हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, याद होगा ये हिजाब के बारे में। हिजाब पहले क्या था, आपको हिजाब क्या था, हिजाब केवल उन मुल्कों में पहने जाने लायक केवल आभूषण अर्थात वस्त्र धारण करने वाला एक माध्यम था, जहां पर क्या था, अरब कंट्री जो था तूफानी आपको
धूल चलते थे उससे बचने का, और यह दोनों पहना करता था, पुरुष और महिला दोनों पहना करता था। और ये पूरा एक मैं वीडियो आप लोगों को शेयर किया था, आप लोग को अगर लोग देखे होंगे तो याद होगा। पर इसने धीरे धीरे किस तरह धार्मिक आधार लिया, बाजारीवाद लिया, बाजारीकरण किया गया इसका। तो आज देखते हैं कि सभी महिलाएं इसको पहनने के लिए क्या बोलते हैं, जिद करती है। जिद करने का मतलब ये अपना अधिकार मानती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिजाब हो या किसी इस प्रकार के आभूषण जो वस्त्र हैं, उसको पहनने के पीछे रीजन ये था कि अरब जो कंट्री है, जो मरुस्थली है, वहाँ पर बहुत से तेज धूप होता था, और तेज धूप और वहाँ धूल भरी आंधियां चली करती थी। तो वहाँ रंग बिरंगे है ना हिजाब पहना जाता था, या अपने मुंह को ढक कर आगे चला जाता था, या ऐसे बहुत से वस्त्र थे अलग अलग तरीके के। पर अब वर्तमान में हम हिजाब की बात करें तो केवल काला हिजाब ही ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इसके पीछे बाजारवाद बहुत हावी है। इसके संदर्भ में देखिएगा, इसके आप गहन सघनता कीजिए। केवल वैचारिक मत आपके पास है तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम पर बाजारवाद अपनी संस्कृतियों से ऊपर कैसे हो गया है। मैंने शुरू में ही बोला था, इस्लाम में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल उनने अनुग्रह किया गया, अनिवार्य कॉन्सेप्ट नहीं है, अनुग्रह किया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं। पर वर्तमान में क्या है, अनुग्रह किया जा रहा। उसके पीछे बहुत से कारक हो सकते हैं। बाजारवाद का भी पक्ष हो सकता है, धार्मिक कट्टरता की बात हो सकता है, अन्य धर्मों के संदर्भ में बातें किया जा सकता है, या धार्मिक विकास के संदर्भ में अपनी अलग पहचान बनाने का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो ये क्या है, ये सभी बाजारवाद के पार्ट में भी देखे जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत से आयाम को यहाँ पर कवर किया जा सकता है, इसलिए इतना डीपली मैं कवर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ इस पर आप लोग थोड़ा सा नेरो नहीं होइएगा, वैचारिक रूप से अपने विचारों को डेवलप कीजिए। अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति बनना चाहते हैं ना, पढ़े लिखे हुए व्यक्ति, तो आप में अहम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। दूसरा, किसी के प्रति है ना मानसिकता में कुंठा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आप ध्यान रखिएगा, आप शैक्षिक तभी होंगे जब किसी विषय वस्तु को है ना, विषय वस्तु को एक समान धारणा के तौर पर विकसित करते हैं। इससे क्या पॉजिटिव जाएगा, क्या इससे नेगेटिव होगा। अर्थात व्यक्ति का है ना, व्यक्ति का अधिकार इंपॉर्टेंट नहीं है, सार्वजनिक दायित्व सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू से ये बात बोलता हूँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही डेवलप करने, बाकी कहानियां दूर की बात है। चलिए, अब एक है चीन की नजर रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी देगा। तो यहाँ कसास की बात मैंने आकस की बात किया था पिछले दिन भी, आकस समझौता। तो उसी में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर मुकाबले के लिए प्रयास के लिए 2021 में आकस समझौता किया गया था। तो जिसमें 2055 तक परमाणु संचालित पनडुब्बियां कार्यक्रम में 368 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च करेगा, और इसमें सर्वोच्च कायम की जाएगी। तो ये याद रखिएगा। तो ये क्या करेगा, पनडुब्बी देगा। 2030 के दशक की शुरुआत तक उन्नत श्रेणी की क्या देगा, परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त होगा, अमेरिका देगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको, तो ये ध्यान में रख के आगे चलना। चलिए, कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नई न्यूज एनालिसिस था। आज लेट हो गया था, तो फिर हम लोग चलिए कल समय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।